क्वांटिटेटिव मेथड्स MEC 103 की लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं और डेरिवेटिव्स का डायग्रामेटिक एप्लीकेशन कैसे होता है। इस वीडियो में मैं आपको डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स में कैसे होता है ये बताने वाला हूँ। सो द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स। तो आइए समझते हैं कि कैसे डेरिवेटिव्स का यूज हम इकोनॉमिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने में करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर देख लीजिए कि डेरिवेटिव क्या होते हैं। डेरिवेटिव बेसिकली होते हैं जो हम चेंज इन वन वेरिएबल बिकॉज ऑफ ए चेंज इन अनदर वेरिएबल मेजर करने में हमें हेल्प करते हैं। तो डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन जो है इकोनॉमिक्स में काफी वाइड है, जैसा मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। वी ऑलवेज डील विद फंक्शनल रिलेशंस व्हाइल स्टडीइंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। फंक्शनल रिलेशंस कैसे कि फॉर अ गिवन चेंज इन प्राइस व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी, फॉर अ गिवन चेंज इन क्वांटिटी व्हाट इज द चेंज इन कॉस्ट, फॉर अ गिवन चेंज इन प्राइस व्हाट इज द चेंज इन रेवेन्यू, या फिर अगर क्वांटिटी में कुछ चेंज होता है तो रेवेन्यू में क्या चेंज होता है। तो इस तरीके से हम दो वेरिएबल्स में होने वाले चेंजेस को आपस में रिलेट कर पाते हैं डेरिवेटिव्स की हेल्प से। ये जो फंक्शनल रिलेशंस होती हैं इनको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में काफी डिटेल में समझाया था आपको। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल owing टू द चेंज इन अनदर वेरिएबल। तो अगर हम ये एक फंक्शन यहाँ लिख रहे हैं y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3, तो x वेरिएबल जो है इसमें होने वाले चेंजेस की वजह से y में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये हमें डेरिवेटिव्स की हेल्प से पता चलता है। तो x हमारा यहाँ क्या है, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये स्टडी कर सकते हैं हम डेरिवेटिव्स की हेल्प से। तो एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है हमारा रेवेन्यू का माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वहां आप पढ़ते हैं कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। इन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने में डेरिवेटिव्स कैसे हेल्प करते हैं और ये आप रिलेट कर पाएंगे कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का वो पूरा मैथमेटिकल है नेचर में और मैथमेटिकली हम इन सब चीजों को प्रूव कर सकते हैं। कोई भी सेलर होता है, अगर मार्केट इम्परफेक्ट है तो इम्परफेक्ट मार्केट में सेलर को ये डिसाइड करना होता है कि वो कितनी क्वांटिटी सेल आउट करना चाह रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली उसको प्राइस अपना डिसाइड करना होता है। सो द प्राइस सेट बाय द सेलर्स इन एन इम्परफेक्ट मार्केट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट द सेलर्स एक्सपेक्ट टू सेल। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइस जो है किसी भी गुड का वो फंक्शन है उस गुड की क्वांटिटी का जो सेलर सेल करना चाह रहा है। सो P इज अ फंक्शन ऑफ Q। तो Q यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। Q की आप कोई भी वैल्यू डिसाइड करेंगे, यानी सेलर जो है डिसाइड करेगा क्वांटिटी कितनी सेल आउट करना चाह रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली उसको प्राइस भी वेरी करना होगा। तो प्राइस जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, Q की वैल्यूज पर। दिस इज द इनवर्स डिमांड फंक्शन। क्यों इनवर्स डिमांड फंक्शन है? क्योंकि डिमांड फंक्शन में आप स्टडी करते हैं कि कैसे क्वांटिटी कंज्यूम जो है वो वेरी करती है, डिपेंड करती है प्राइस पर। जैसे जैसे प्राइस में चेंजेस होते हैं वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो वेरी करती है। तो वहां क्वांटिटी डिमांडेड एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना होकर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो वहां हम लिखते हैं Q इज अ फंक्शन ऑफ P। और यहाँ हम उसका उल्टा स्टडी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हम सेलर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, इसलिए इनवर्स डिमांड फंक्शन हो गया। सो द टोटल रेवेन्यू आर कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं हम क्वांटिटी से। तो ये दिस विल गिव अस द टोटल रेवेन्यू व्हिच इज कैपिटल आर। और क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो फंक्शन है किसका, क्वांटिटी का, तो हम प्राइस की जगह पी को रिप्लेस कर सकते हैं एफ क्यू से। सो एफ क्यू मल्टीप्लाइड बाई क्यू, FQ multiplied by Q, this gives us the total revenue of the seller.
तो आर क्या है, वो फंक्शन हो गया क्यू का। आर क्यू का फंक्शन कैसे हुआ ये आप जान लीजिए। यहाँ प्राइस जो है वो फंक्शन है क्यू का, और आर जो है वो फंक्शन है प्राइस का। तो इनडायरेक्टली आप देखिए कि आर भी क्यू का फंक्शन हो गया। तो यहाँ क्योंकि इसमें इस फंक्शन में एक क्यू का मल्टीप्लीकेशन और हो गया है, तो यहाँ क्यू इस फंक्शन में क्यू की पावर 1 टाइम्स बढ़ गई होगी, इसलिए हमने इसको एक सेपरेट फंक्शनल फॉर्म दे दी है यहाँ पे, जिसे हमने कहा है फाई क्यू। तो ये फंक्शनल फॉर्म थोड़ी सी चेंज हो गई इस पुराने वाली फंक्शनल फॉर्म से। दिस implies R varies in response to a variation in Q। क्या मतलब हुआ इसका कि R जो है वो वेरी करता है Q के वेरिएशन के कारण। जैसे जैसे Q में चेंजेस आएंगे R में भी चेंजेस आएंगे। वी गेट टू कॉन्सेप्ट्स, एक एवरेज रेवेन्यू और दूसरा मार्जिनल रेवेन्यू। ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से मिलते हैं। द वैल्यू ऑफ R, एवरेज वैल्यू ऑफ R क्या होती है कि टोटल रेवेन्यू को आप डिवाइड कर दें क्वांटिटी से, सो यू गेट द एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू यानी ए आर measures the average variation of R for changes in Q। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू को हमने कैसे लिखा है, ए आर बेसिकली टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी। और कौन सी क्वांटिटी, जो सेलर ने डिसाइड करी है कि वो सेल आउट करना चाहता है। तो आर बेसिकली क्या है, इट इज R is equal to PQ, so you get PQ here and divide it by Q, so you get P। और P आप जानते हैं कि P is basically FQ। So AR is nothing but the price, right? और इसको हम again AR हम कह सकते हैं AR is a function of quantity। आगे बढ़ते हैं। Hence the function P is equal to FQ। ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन था जो सेलर फेस कर रहा था जिस फंक्शन को, gives us the average curve। यही हमारा एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा। तो ये हमारा जो फंक्शन है इसी को हम एवरेज रेवेन्यू फंक्शन कह सकते हैं। दिस विल बी आवर ए आर फंक्शन। और अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट कर दें, सो दिस विल गिव अस द एवरेज रेवेन्यू कर्व लाइक दिस। यू कैन ड्रॉ इट ए आर, दिस वे यू कैन ड्रॉ ए आर, यानी कि चेंज इन प्राइस। यहाँ P और यहाँ पे आप Q अगर देते हैं तो यू विल गेट AR function, right? Because there is negative relationship between the quantity sold by the मैं इसको एक बार पहले डिलीट कर देता हूँ। Right, now see the marginal revenue of R or the marginal revenue MR measures the variation of R at the margin। Now this MR, see बेसिकली जो रेवेन्यू है हमारा रेवेन्यू फंक्शन, उसको हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू द क्वांटिटी। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू फंक्शन। और रेवेन्यू फंक्शन था हमारा, जैसा कि आपने अभी देखा था, वो था पी क्यू, या फिर हम कह सकते हैं कि पी क्यू हमने रिप्लेस कर दिया एफ क्यू से मल्टीप्लाइड बाय क्यू। नाउ इसका जो डेरिवेटिव अगर हमें फाइंड आउट करना है, ये डी आर है। अगर हमें डी आर विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू फाइंड आउट करना है, यानी डी ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होता है कि हमें यहाँ दो कंपोनेंट है, ये दो एलिमेंट्स हैं, इनका सेपरेटली हमें करना होता है, पहले का और दूसरे का। अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट रूल आप मैथ्स अपनी जो आपकी क्वांटिटेटिव मेथड्स की जो बुक है उसमें आप देख लीजिएगा। यहाँ उसको कैसे यूज करेंगे, सेकंड एलिमेंट को डी क्यू से आप डिफरेंशिएट कीजिए पहले। तो क्यू को आप डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट 1।
क्योंकि यहाँ Q की वैल्यू 1 है, आप इसमें यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई Q0, इसको थोड़ा रब कर लूँ एक बार। So in case you want to find the derivative, in case you want to find the derivative of Q, so you will write dq upon dq, and this is equal to 1. So here you get 1 multiplied by fq. Why? The derivative of the second component and the first component as it is. So you get this one. और उसके बाद प्लस का साइन आप लगाएंगे, एंड नाउ द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट एंड द सेकंड कंपोनेंट एज इट इज. तो सेकंड कंपोनेंट एज इट इज ये हो गया, और फर्स्ट कंपोनेंट यानी एफ क्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी एफ डैश क्यू. सो यू गेट दिस एज एम आर. ये आपका एम आर हो गया. लेट मी इरेज ऑल दिस. So now you know कि MR, how do you calculate this MR in the functional form? We establish a relation between AR and MR. Marginal revenue और AR के बीच में relationship आप establish कर सकते हैं. Here अगर आप यहाँ देखें इसको, you will find कि एक जो part है ये, this part is basically this and this is basically your average revenue. आपने पिछली स्लाइड में इसको पढ़ा था. तो आप लिख सकते हैं कि एम आर इज इक्वल टू नथिंग बट ए आर प्लस दिस पार्ट क्यू इंटू एफ डैश क्यू. द रिलेशनशिप डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन ए आर एंड एम आर. कैसे? आप इसको मूव कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे. सो यू विल गेट एम आर माइनस ए आर इज इक्वल टू क्यू डॉट एफ डैश क्यू. So here you have this part, MR minus AR, it will always be equal to this one, right? So now you learn how you get it. Since Q is always non-negative, quantity कभी भी negative नहीं होती है, लेकिन F dash Q is less than 0, यानी कि change in price because of a change in quantity, यानी कि अगर quantity इंक्रीज होती है तो प्राइस डिक्रीज करना पड़ेगा सेलर को, तभी ज्यादा क्वांटिटी वो सेल आउट कर सकता है. यानी कि जो आपका एफ डैश क्यू है, एफ डैश क्यू यानी बेसिकली क्या है कि आपका जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि प्राइस में क्या चेंज होगा अगर आप एक डिफरेंट क्वांटिटी सेल आउट करना चाह रहे हैं. सो दिस विल ऑलवेज बी लेस देन 0. ये हमेशा नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है. तो आप यहाँ देखिए, एक बार मैं फिर इसको डिलीट कर देता हूँ. लेट मी इरेज ऑल द इंक नाउ. क्योंकि Q ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा यानी पॉजिटिव होगा हमेशा, और ये हमेशा नेगेटिव होगा. इसका जो प्रोडक्ट है प्लस साइन मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव साइन, सो इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव. ये हमेशा नेगेटिव होगा. सो वी ऑलवेज हैव this part as negative, that means less than 0. So MR minus AR is less than 0 always. If we take AR to the different side, we get, that means MR is always less than AR for all Q. यानी मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा एवरेज रेवेन्यू से कम रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ Q. यहाँ आप एक बार देख सकते हैं कि अगर हम एक कर्व बनाए, इफ this is the AR curve, then this should be the MR curve. Yani for all values of Q, here you take Q and here you take revenue. So for all values of quantity, quantity कितनी भी increase हो जाए, marginal revenue lies below the average revenue. Now when
AR curve is downward sloping, the marginal revenue curve always lies below the AR curve. यही मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया कि जब एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो MR कर्व उससे नीचे लाई करता है. However, if AR कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग, लेकिन अगर इसका रिवर्स हो जाए यानी AR कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाए, if this is the suppose AR कर्व, ये आपका होगा MR कर्व. You can understand now this. तो MR करो AR से ऊपर होगा, यानी if F dash Q is greater than 0. यूजुअली होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो MR कर्व एंड द AR कर्व, सॉरी, if however if AR curve be upward sloping तो MR is greater than AR and the MR curve lies above the AR curve. और जब F dash Q 0 हो, F dash Q 0 हो, इसके लिए I want to take you back to the previous slide. पिछली स्लाइड पे आप जाएंगे तो you can find that. Now see, अगर F dash Q अगर ये 0 हो जाए, this whole component will be 0, और ये पूरा component 0 होगा, तो that means कि you can see, you take it this side, so MR minus AR will actually be equal to 0. This will be equal to 0 and MR will be equal to AR for all values of Q, right? So you understand this? This, और ऐसे में क्या होगा, MR कर्व और AR कर्व एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, और जैसा कि आपने देखा है कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में जैसा होता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में यू फाइंड कि वहां जो कर्व होता है वो इस तरीके से होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, यही आपका AR कर्व है और यही आपका MR कर्व है. एंड द सेलर कैन सेल एनी वैल्यू, कैन सेल एनी वैल्यू एट द गिवन प्राइस, और उसके अपनी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज करने की वजह से प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है, यानी कि देयर इज नो चेंज इन प्राइस फॉर ए गिवन चेंज इन क्वांटिटी बाय द सेलर. इसलिए इसका जो फर्स्ट डिफरेंशियल होता है वो 0 आता है. सो पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आपके MR और AR कर्व आएंगे. अब एक और केस, अगर क्वांटिटी 0 हो, then what will happen in that case? क्वांटिटी अगर 0 हो, now see, if quantity is 0, then this whole component will be 0, right? Then AR will be equal to F0. क्यों? क्योंकि AR बेसिकली आपका इक्वल होता है P के और वो इक्वल होता है FQ के, और क्योंकि क्वांटिटी यहाँ 0 है, that will be equal to F0. मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू is basically the addition of these two components. तो यहाँ क्योंकि क्वांटिटी 0 है तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो 0 हो गया, बचा सिर्फ ये वाला कंपोनेंट FQ, और क्योंकि क्वांटिटी 0 है सो दिस कंपोनेंट MR is also equal to 0. So that means at Q is equal to 0 the two curves intersect each other, right? तो आगे बढ़ते हैं. Now the concept of cost, उसका भी एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में देख सकते हैं आप. तो एवरेज एंड मार्जिनल कॉन्सेप्ट जो है कॉस्ट के टर्म्स में आप समझिए, और यहाँ देखिए डेरिवेटिव्स जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं. इफ सपोज टोटल कॉस्ट इज डिपिक्टेड बाय C किसी फर्म के लिए, और टोटल आउटपुट जो है वो है Q, तो यू कैन सी कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है कॉस्ट भी इंक्रीज होगी. कॉस्ट यहाँ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मेरा मतलब है, तो हम कह सकते हैं कि दैट द टोटल कॉस्ट इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी. यहाँ F ना कह के हमने C को फंक्शनल फॉर्म को डिफाइन करने के लिए ये वेरिएबल हमने यूज कर लिया है. बेसिकली दिस इज टोटल कॉस्ट. सो C इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ Q. For any increase in quantity there is an increase in cost.
तो दैट मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं उनमें। नाउ पिछला जो कंसेप्ट था रेवेन्यू का, उसी को अगर हम फॉलो करें तो एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? यू कैन सी एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, जिसको आप सिंपली अगर लिखना चाहें तो यू कैन राइट कि ए सी इज इक्वल टू AC is equal to C अपॉन Q। सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट होगा कि आप चेंज इन कॉस्ट बिकॉज ऑफ ए चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि जो कॉस्ट है यहाँ, ये जो कॉस्ट फंक्शन है, ये कॉस्ट यानी कि बेसिकली आप कहें कि MC इज इक्वल टू DC अपॉन DQ। और क्योंकि यहाँ C जो है, C इज इक्वल टू CQ, यानी जो कॉस्ट फंक्शन है उसको हमने CQ की फॉर्म में डिफाइन किया है, इसलिए यहाँ मार्जिन कॉस्ट ये हो जाता है अपना। तो अगर आप पिछले क्वेश्चन की तरह अब डिफरेंशिएट करें एवरेज कॉस्ट को विद रिस्पेक्ट टू Q, देन व्हाट विल यू गेट? नाउ सी, एवरेज कॉस्ट आपका है C अपॉन Q, यानी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q गिव्स यू द एवरेज कॉस्ट। और आप उसको डिफरेंशिएट कर दें अगर विद रिस्पेक्ट टू Q, तो यू विल गेट DCQ अपॉन DQ। यहां आपको क्वोशंट रूल जो है डिफरेंशिएशन का, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। क्वोशंट रूल में क्या होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर है उसको आप सिंपली यहां उसका स्क्वायर रख लीजिए। डिनोमिनेटर का ये स्क्वायर आपने रख दिया डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में जिस फंक्शन का आप डिफरेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसमें आप देखिए न्यूमरेटर क्या है। तो पहले आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए और डिनोमिनेटर को एज इट इज पुट अप कर दीजिए। अगली बार आप जो न्यूमरेटर है आपका उसको एज इट इज पुट अप कर दें, और जो आपका डिनोमिनेटर है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कीजिए। तो अगर Q आपका है डिनोमिनेटर, उसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू Q, व्हाट इज दैट? सिंपली 1। सो यू गेट 1 और मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर, और बीच में ये माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, राइट? दिस गिव्स यू द डेरिवेटिव ऑफ अ रेशनल फंक्शन थ्रू क्वोशंट रूल। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूं ताकि आपको बाकी चीजें समझने में इजी रहे। यहाँ देखिए Q स्क्वायर है, Q अगर आप कॉमन ले लें सो यू गेट 1 बाई Q आउटसाइड द ब्रैकेट। यहाँ ये 1 पावर थी Q की, राइट? इसको नीचे डिनोमिनेटर का जो Q था वो एक बार आपका चला गया, कॉमन में बचा एक Q, उससे सिंगल Q से ये वाला Q जो है आपने काट दिया। सो यू गेट DC अपॉन DQ, और इधर आपका एक सिंगल Q डिनोमिनेटर में बचा, दैट मीन्स DC बाई DQ माइनस C बाई Q। अब आप देखिए ये जो कंपोनेंट है DC बाई DQ, ये बेसिकली आपका मार्जिनल कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि आपका टोटल कॉस्ट ये था, इसका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर रहे थे, दिस गिव्स यू मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या है? इफ दिस इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय C, you get the average cost. So you get this 1 by Q, and within bracket you get MC minus AC. So if AC curve slopes downwards, यानी कि अगर एवरेज कॉस्ट कर्व डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है तो उसमें क्या होगा? सबसे पहली बात, ये एवरेज कॉस्ट कर्व का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है। डेरिवेटिव बेसिकली हमें स्लोप बताता है किसी भी चीज का। तो इस डेरिवेटिव से हमें एवरेज कॉस्ट का, इस एवरेज कॉस्ट का जो एवरेज कॉस्ट जो बेसिकली क्या होती है, ये होती है एवरेज कॉस्ट, इसका डेरिवेटिव हमें बता रहा है।
विद रिस्पेक्ट टू क्यू, यानी क्वांटिटी में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो एवरेज कॉस्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो दिस इज लेस देन जीरो अगर नेगेटिव स्लोप है, राइट। और दैट मीन्स कि एक बार स्क्रीन क्लियर करते हैं, अगर ये कंपोनेंट लेस देन जीरो है तो दैट मीन्स ये पूरा कंपोनेंट जो है वो लेस देन जीरो है, राइट। आप इस क्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, जीरो हो जाएगा, सो यू गेट mc, so you get mc minus ac is less than zero. This gives you mc is mc less than ac, and this is what is written here. यही तो लिखा है यहाँ। तो इससे आपको एक इम्पोर्टेंट बात पता चलती है, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है AC एंड MC का, उसके बारे में, कि यानी कि जब AC कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो व्हेन AC इज फॉलिंग इन दैट पर्टिकुलर, यहाँ देखिए अगर ये एवरेज कॉस्ट कर्व है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, जहाँ ये देखिए मिनिमा है, इस तक, इस पूरे एरिया में एवरेज कॉस्ट इज एक्चुअली फॉलिंग। इस पूरे पार्ट में मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बेसिकली होगी लेस देन एवरेज कॉस्ट। देखिए यहाँ तक, जहां तक एवरेज कॉस्ट फॉल कर रही है वहां तक, यानी कि जब तक एवरेज कॉस्ट कर्व का डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है, उसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, या डेरिवेटिव लेस देन जीरो है, वहां तक आप कह सकते हैं दैट मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। क्यों? MC curve lies below the AC curve when AC is falling. When AC slopes upwards, जब AC upward slope करने लगे तो आप देखिए MC curve AC curve से above होगा। The AC curve intersects the MC curve if the slope of the AC curve is zero. यही आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि जब AC कर्व अगर ये आपका यहाँ बना है, इसका यहाँ यहाँ ये मिनिमम पॉइंट है जहाँ इसका स्लोप, क्योंकि यहाँ ऐसे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो यहाँ इसका स्लोप क्या होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ इसका स्लोप होता है जीरो। तो आप देखिए कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व इसको यहीं से इंटरसेक्ट करता है जहां इसका स्लोप जीरो होता है। और जब AC का स्लोप पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो आप देखिए मार्जिनल कॉस्ट इज अबव द एवरेज कॉस्ट कर्व, यानी ये मार्जिनल कॉस्ट अबव है, राइट। सो दैट वाज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और आपके असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को लेकर के। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडिंग।